हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक हमारा है गॉस की प्रमेय। आज हमको बताएंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है या गॉस का नियम। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिए और लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में लगभग हर बार आपको देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड अगर ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड इसके अनुप्रयोग आते हैं। मतलब इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। या तो इसी से रिलेटेड इसके अनुप्रयोग पूछ ले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ये गॉस का नियम ही आपके एग्जाम में पूछ ले। मतलब कंफर्म है कि आना होता है इस वाले चैप्टर से। गॉस के नियम से कुछ भी आ सकता है। मतलब गॉस का नियम या फिर इसके अनुप्रयोग जो भी हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है या गॉस का नियम क्या होता है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके हम अनुप्रयोग कराएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गॉस का नियम क्या होता है, और इसका डेरिवेशन भी कराएंगे। इसका डेरिवेशन भी बहुत एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। जब भी गॉस का नियम पूछेगा डेरिवेटिव तो लगभग स्वाभाविक रहता है कि पूछता है। नहीं तो गॉस के नियम के साथ उसका अनुप्रयोग पूछ लेगा कोई भी। तो पहले हम ये समझते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है, फिर इसका प्रूफ करते हैं कि ये नियम बना कैसे। देखिए, गॉस का प्रमेय क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस की प्रमेय यह कहती है, कोई अगर बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, मतलब उसमें जितना उपस्थित जो कुल आवेश है वो कुल आवेश 1/ε0 गुना क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो गॉस का नियम होता है उसके किसी बंद पृष्ठ के अंदर, मतलब कोई आवेश हो वो स्थिर हो और वो पूर्ण रूप से क्या हो, बंद हो, सिमेट्रिक, मतलब चारों तरफ से समान रूप से क्या हो, वो बंद हो। तो उससे गुजरने वाला, उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा गॉस के अनुसार। ध्यान रहे कि गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, वो भी जब आवेश तुम्हारा क्या हो, स्थिर हो। एक स्थिर आवेश के केस में आवेश तुम्हारा क्या हो, पूर्ण रूप से बंद हो। जिस पृष्ठ पर भी मतलब ये आवेश हो वो पृष्ठ पूर्ण रूप से क्या हो, चारों तरफ से बंद हो और सिमेट्रिक रूप से बंद हो। सिमेट्रिक मतलब होता है कि वो चारों तरफ से समान रूप से बंद हो, उसकी हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, समान। जैसे मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए हमारा एक छोटा सा पृष्ठ है, इस पर प्लस का Q आवेश है, पूरे पृष्ठ पर प्लस का Q आवेश है, ठीक। तो ये पूर्ण रूप से चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, चारों तरफ से बंद, मतलब चारों तरफ से बंद कर दीजिए इसको। वो बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए। अब इसके हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक, सममित। हिंदी में कहते हैं इसको सममित, मतलब सममित रूप से वो पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए जिस पृष्ठ पर आवेश वितरित है। तो उसके केस में ही गॉस का नियम लागू होता है। तो ये गॉस का नियम हमें बेसिकली एक रिलेशन बताता है। किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो तुम्हारा होता है स्थिर विद्युतिकी चैप्टर, उसमें जो हमारा आवेश होता है, जो पृष्ठ होता है जिस पर आवेश वितरित होता है वो पृष्ठ, और उसके साथ में उसके चारों तरफ जो काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं उसको बंद करने के लिए। मतलब जैसे ये हमारा क्या ना है, ये हमारा मान लो कोई पृष्ठ था, तो इस पर प्लस का Q आवेश वितरित था एक समान रूप से। फिर इसको हमने चारों तरफ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये बंद क्या नहीं गया, ये एक काल्पनिक हमने पृष्ठ बनाया, इमेजिन किया है कि हमने इसको चारों तरफ से क्या कर दिया, बंद कर। लेकिन बंद नहीं है, एक्चुअल तो मानना है कि इसको हमने चारों तरफ से क्या कर दिया, बंद। तो ये हमने कल्पना की है अपने दिमाग में, इसको कहते हैं काल्पनिक पृष्ठ। तो इसको चारों तरफ से क्या करें, एक काल्पनिक पृष्ठ से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस काल्पनिक पृष्ठ और इस पृष्ठ से, जिस पर एक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो कुल आवेश है उसके बीच में क्या होता है, संबंध बताता है। कौन, गॉस का नियम। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। हमने क्या कहा कि ये हमारा कोई पृष्ठ है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित हुआ है, उसको हमने एक काल्पनिक पृष्ठ से चारों तरफ से क्या कर दिया, बंद कर दिया है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से, इस पृष्ठ के द्वारा इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके बीच में क्या बताता है, एक रिलेशन आता है। मतलब उस पृष्ठ जिस पर आवेश वितरित होता है और साथ में उसके चारों तरफ हमने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है, उनके बीच में क्या आता है, एक रिलेशन बताता है।
कौन? गॉस का नियम। और फार्मूला का गॉस का नियम होता क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ए उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है वैद्युत फ्लक्स। आई होप आप वैद्युत फ्लक्स समझ चुके होंगे। अब ये फार्मूला कैसे आया इसका मैं भी डायरेक्ट करूँगा प्रॉपर डेरिवेशन, तो अभी आप इसमें तो इस बात का ध्यान रखना कि गॉस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ के लागू होगा, वो भी जिस पृष्ठ पर आवेश वितरित हो वो स्थिर हो, मतलब मूव ना कर रहा आवेश, अपनी जगह पर स्थिर हो। तो जिस पृष्ठ के चारों तरफ जो हमने काल्पनिक पृष्ठ बनाया ना, काल्पनिक पृष्ठ जिससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं, मतलब इस पृष्ठ के द्वारा इस काल्पनिक पृष्ठ से जितना फ्लक्स गुजर रहा है वो फ्लक्स फाई ई Q/ε0 गुना होता है। तो ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है, काल्पनिक पृष्ठ, इस पृष्ठ के चारों तरफ, इस काल्पनिक पृष्ठ को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो हमने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है, लेकिन इसको गॉस के अनुसार उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? उसी काल्पनिक पृष्ठ को हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब इसकी अगर फार्मूला लिखना चाहते हो सॉरी इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? क्यू का मात्रक क्या आता है? कूलाम। अब 40 जो वैद्युत निर्वात की वैद्युशीलता होती है, इसका निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक वहाँ से निकाल सकते हो। कहाँ से? जो हमने कूलाम का निकाला था वहाँ से हम निर्वात की वैद्युशीलता 1/ε0 का Q0 का मान निकाल सकते हो, उसका मात्रक। और ऊपर Q तो पता है तुम्हारा कूलाम, तो वहाँ से तुम्हें मात्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसका मैं डिराइव करता हूँ प्रॉपर कि कैसे आया है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसका डेरिवेशन। देखिए, उपपत्ति, हेडिंग डालना उपपत्ति, इंग्लिश कहते हैं इसको प्रूव, उपपत्ति कराते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई एक रैंडमली कोई पृष्ठ है। ठीक, इस पृष्ठ पर किसी पॉइंट पर, मतलब ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने दिया O। ये जो पृष्ठ है इस पॉइंट पर हमारा प्लस का क्यों आवेश है, प्लस का क्यों आवेश। ध्यान पर सुनना, ये कोई पॉइंट हमारा है, कोई पृष्ठ मान लीजिए है। ठीक है, बिंदु O, इस पर प्लस का क्यों आवेश समान रूप से क्या वितरित है? समान रूप से वितरित है। इससे हम क्या करते हैं कि इससे r दूरी पर हम यहाँ पर एक एलिमेंट काट लेते हैं, अवयव, क्षेत्रफल अवयव काट लेते हैं, उस पर निकालते हैं कि उस पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। जब टोटल निकालना होगा तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ क्या करें, एक एलिमेंट काट लेते, छोटा सा अवयव काट लिया इस टाइप से। ये हमने छोटा सा अवयव काट लिया, तो इस वाले आवेश प्लस क्यू के द्वारा ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट काटा है इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं हम DA। क्या मानते हैं? DA, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो इसका हम क्षेत्रफल मान लेते हैं DA। और ये जो पूरा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A। तो अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर है, तो इसके बीच की दूरी, यहाँ से इस पृष्ठ के बीच की दूरी क्या हम लेते हैं? R। दूरी क्या लेते हैं? R। और वैद्युत क्षेत्र, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसका वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। प्लस क्यू आवेश के कारण इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? E, वो ई डायरेक्शन हो जाएगी। और ये जो क्षेत्रफल है जो हमने अवयव काटा है वो कुछ इस टाइप से काटा है, हल्का तिरछा। तो इसको देखोगे तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है को इस दिशा में लाइक करेगा। आई होप समझ रहे होंगे, क्योंकि पृष्ठ ऐसे है तो जायज़ पर क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है, अगर मैं उसके क्षेत्रफल वेक्टर की बात करूँ तो ये कुछ इस दिशा में लाइक करेगा, DA वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर ई डायरेक्शन में लाइक करेगा। तो तुम देख रहे हो जो क्षेत्रफल वेक्टर DA है वो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के साथ में कोई एंगल बना रहा है। एंगल मान लेते हैं क्या हो गया? थीटा। एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि इस अवयव को हमने हल्का एलिमेंट को इस टाइप से काटा है, तो जिसका क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में लाइक कर रहा है। और इस वाले प्लस क्यू आवेश के कारण इस दूरी के अनुदिश, इस दूरी R के अनुदिश इस दिशा में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाइक करेगी, जिसको हम कहते हैं E वेक्टर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो देख रहे हो इन दोनों के बीच में क्या बनाएगा? एक एंगल बनना है, उस एंगल को हम बना देते हैं थीटा। तो हम लिखेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, ये हमने एक एलिमेंट कर लिया था इस डायरेक्शन में। तो लिखेंगे यहाँ से कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स। अब एलिमेंट छोटा सा काटा है तो जाहिर सी बात है उससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो थोड़ा कम ही निकलेगा ना। अब पृष्ठ ज़्यादा रहेगा तो वैद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखा उस पृष्ठ से पास होगी वहाँ फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो एलिमेंट छोटा सा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस छोटे से अवयव डी से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा डी फाई ई, क्योंकि डी फाई का मतलब छोटा सा मतलब बहुत कम फ्लक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा ई वेक्टर इंटू में डी ए वेक्टर, क्योंकि इंदर का एंगल क्या बना है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, आपको ये दिशा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिशा। अब यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट ही क्यों कि क्रॉस भी आ सकता ना, तो डॉट क्यों, इसने अब हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया था वहाँ पर कि यहाँ पर डॉट क्यों आया है। देखिए डॉट आने का सिंपल लॉजिक ये है कि अगर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, समकोण पर होंगे, लंबवत होंगे, तो वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अगर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में कंसिडर किए जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो अगर यहाँ ध्यान पर देखिए तो यहाँ देखोगे तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर अभी फिलहाल किसी एंगल पर है, तो आपको पता है कि जो वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स कब उत्पन्न होता है, जब वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी पृष्ठ को रख दिया जाए और वो जो वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ पर क्या होगा, लंबवत पास हों, कैसी लंबवत, तो उस केस में वहाँ वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। लेकिन अगर वो पृष्ठ समांतर होगा तो वहाँ वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं होगा। तो सीधा मतलब लॉजिक ये हो गया कि ये पृष्ठ अभी ई डायरेक्शन में रखा है, इसे लंबवत कब होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई डायरेक्शन में है, लंबवत कब होगा, अगर इसके क्षेत्रफल वेक्टर को क्या कर दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन में कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कैसा जाएगा, लंबवत हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो। तो अगर पृष्ठ को लंबवत करोगे तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर ई डी ए है वो ई वेक्टर की ही डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर इसको तुमने समांतर कर दिया ई डायरेक्शन में तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही डायरेक्शन में मतलब वो समांतर हो जाएगा, तो वहाँ वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न ही होगा। तो हमें तो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करना ना, तो वैद्युत फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए तुम्हें क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर को इस वैद्युत क्षेत्र की ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पृष्ठ लंबवत होगा और सारी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास होंगी, तब वहाँ वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर मैंने इसको क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर को लंबवत कर दिया वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तीव्रता ई डायरेक्शन है, और क्षेत्रफल वेक्टर ई डायरेक्शन कर दिया तो 90, तो पृष्ठ तो ऐसे हो जाएगा, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की समांतर हो जाएगा, तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा, और हमें तो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करना है ना। आई होप आप बात समझ होंगे। चलिए जब भी ई वेक्टर और डी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा, हाँ, और जब वो अगर लंबवत होंगे एक दूसरे के तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट खोलूँगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको पता है जब दो सदिश राशियों का हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट खोलते तो कॉस्ट थीटा आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा डी फाई ई इक्वल टू में ये हो जाएगा तुम्हारा ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों पर हमें तो टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना, हमें तो टोटल निकालना, तो दोनों पक्षों का कर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ ये आई क्यों लगा है, हमने फ्लक्स यहाँ लगे, ये हमने देखो इंटीग्रल हमने क्या लगा, गोल एक सर्किल बना दिया है, क्या बना दिया है, सर्किल। सर्किल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पृष्ठ है, जो वैद्युत फ्लक्स है वो किसी बंद पृष्ठ से गुजर रहा है। ध्यान पर सुनना, यहाँ जो इंटीग्रल हमने यहाँ पर इंटीग्रल पर जो हमने ये गोला खींचा ना सर्किल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो किसी बंद पृष्ठ से गुजर रहा है, तो हमें तो बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना ना। तो अगर ये इंटीग्रल का चिन्ह लगाओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम वैद्युत फ्लक्स निकालो वो किसी बंद पृष्ठ से निकल रहा है,
क्योंकि हम गॉस का नियम पढ़ रहे हैं और गॉस के अनुसार किसी बंद से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। ठीक, तो चलिए यहाँ से ये तुम्हारा क्या आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान तो सुनिए, ई डी, अब यहाँ पे ई क्या हो गया, ई हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ से बिंदु, देखो ये क्या है तुम्हारा एक बिंदु आवेश है। आपने पीछे पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R स्क्वायर। आवेश और जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले उनके बीच की दूरी, तो दूरी क्या है R। आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमने डेरिवेशन पीछे कराया है, तो वो आता था हमारा वैद्युत क्षेत्र E बटे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ भी जो आवेश लिया वो बिंदु आवेश ही है। इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस क्षेत्रफल और जो डी ए पर वो हमारी क्या ही थी ए वेक्टर, तो अब वो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये अब इसी ई का मान हम इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू में इंटीग्रल, ये हो जाएगा ई की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए की जगह पर यही पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R स्क्वायर, और ये इंटू में हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब Q को इसके ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा फाई ई इंटीग्रल, यहाँ से Q अपान में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखो Q इसके ऊपर चला गया तो डी ए कॉस्ट यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में R स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, Q को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब ये पूरा टर्म क्या है, ये तुम्हारा ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू में Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में R स्क्वायर। अब अगर इसको ध्यान पर देखिए, अगर इस वाले पूरे टर्म को ध्यान पर देखिए तो यही और तुम्हारा क्या है घनकोण। अगर ध्यान पर देखो तो ये क्या बना रहा है टाइप से, ये दूसरे से क्या बना रहे हैं, घनकोण बना रहे हैं। यहाँ पर देखो तो ये क्या बनेगा, ये घनकोण बनेगा डी ओमेगा, क्या बन गया डी ओमेगा। तो आपको पता है अब पीछे हमने निकाला था घनकोण डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान में R स्क्वायर। याद होगा घनकोण के चैप्टर में पढ़ाया था वहाँ पर डी ओमेगा। तो ये तो तुम्हारा घनकोण हो गया, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे डी ओमेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा फाई ई इक्वल टू में Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, और यहाँ हो जाएगा डी ओमेगा। अब ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा आएगा, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, देखिए यहाँ से मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू में Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस डी ओमेगा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा का मान आपको पता है, पीछे कराए थे कि ओमेगा का मान कितना था 4 पाई। अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ मैंने घनकोण वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, तो यहाँ पुट कर देंगे 4 पाई, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू में Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू में ऊपर बच गया Q और नीचे बच गया एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी क्या होती है गॉस की प्रमेय, यह मैं प्रूव करना था गॉस की प्रमेय। आई होप आपको ये गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन समझ आया होगा। अगर आपको ये प्रमेय समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और इससे अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए तथा चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ना मुझे यूट्यूब पर पढ़ाने से कोई बहुत कुछ मिल जाएगा। बस मेरा मकसद है कि जहाँ तक मेरी कोशिश है कि फिज़िक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, इससे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं मैं उसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करूँ। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ, केवल इतना ही चाहता हूँ कि इसे चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करिए, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साथ में लाइक करना मत भूलिएगा। एक गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे एक मोटिवेशन के तौर पर मुझे एक लाइक दे दीजिए, मेरे लिए यही काफ़ी है।
तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस गॉस की प्रमेय से संबंधित इसके अनुप्रयोग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद या थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।